हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी कायर के दूसरे भाग के बारे में सुनेंगे, जो कि कहानी का अंतिम भाग भी है। तो चलिए बिना देर करे शुरुआत करते हैं। उसके मन में पछतावा हुआ कि व्यर्थ में इस चित्र को यहाँ लाई। उसमें एक क्षण के लिए जो दृढ़ता आई थी वह इस पेने प्रश्न के सामने कातर हो उठी। दबी हुई आवाज में बोली, जी नहीं, वह ब्राह्मण है। और ये कहने के साथ ही क्षुब्ध होकर कमरे से निकल गई, मानो यहाँ की वायु में उसका गला घुटा जा रहा हो, और दीवार की आड़ में होकर रोने लगी। लाला जी को तो पहले ऐसा क्रोध आया कि प्रेमा को बुलाकर साफ साफ कह दे कि यह असंभव है। वे उसी गुस्से में दरवाजे तक आए, लेकिन प्रेमा को रोते देखकर नम्र हो गए। इस युवक के प्रति प्रेमा के मन में क्या भाव थे, यह उनसे छिपा न रहा। वे स्त्री शिक्षा के पूरे समर्थक थे, लेकिन इसके साथ ही कुल मर्यादा की रक्षा भी करना चाहते थे। अपनी ही जाति के सुयोग्य वर के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर सकते थे, लेकिन उस क्षेत्र के बाहर कुलीन से कुलीन और योग से योग वर की कल्पना भी उनके लिए असहाय थी। इससे बड़ा अपमान वे सोच ही नहीं सकते थे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आज से कॉलेज जाना बंद कर दो। अगर शिक्षा कुल मर्यादा को डुबोना ही सिखाती है तो कुशिक्षा है। प्रेमा ने कातर कंठ से कहा, परीक्षा तो समीप आ गई है। लाला जी ने दृढ़ता से कहा, आने दो, और फिर अपने कमरे में जाकर विचारों में डूब गए। 6 महीने गुजर गए। लाला जी ने घर में आकर पत्नी को एकांत में बुलाया और बोले, जहाँ तक मुझे मालूम है केशव बहुत ही सुशील और प्रतिभाशाली युवक है। मैं तो समझता हूँ प्रेमा इस शोक में घुल मिलकर प्राण दे देगी। तुमने भी समझाया, मैंने भी समझाया, दूसरों ने भी समझाया, पर उस पर कोई असर ही नहीं होता। ऐसी दशा में हमारे लिए और क्या उपाय है? उनकी पत्नी ने चिंतित भाव से कहा, कर तो दो, लेकिन रहोगे कहाँ? ना जाने कहाँ से ये कुलच्छनी मेरी कोख में आई। लाला जी ने भवें सिकोड़कर तिरस्कार के साथ कहा, ये तो 1000 दफा सुन चुका हूँ, लेकिन कुल मर्यादा के नाम को कहाँ तक रोए? चिड़िया का पर खोलकर ये आशा करना कि वह तुम्हारे आंगन में ही फुदकती रहेगी, भ्रम है। मैंने इस पर ठंडे दिल से विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें इस आप धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। कुल मर्यादा के नाम पर मैं प्रेमा की हत्या नहीं कर सकता। दुनिया हंसती हो तो हंसे, मगर वह जमाना बहुत जल्द आने वाला है जब ये सभी बंधन टूट जाएंगे। आज भी सैकड़ों विवाह जात पात के बंधनों को तोड़कर हो चुके हैं। अगर विवाह का उद्देश्य स्त्री और पुरुष का सुखमय जीवन है तो हम प्रेमा की उपेक्षा नहीं कर सकते। वृद्धा ने क्षुब्ध होकर कहा, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझसे क्या पूछते हो? लेकिन मैं कह देती हूँ कि मैं इस विवाह के नज़दीक न जाऊंगी, न कभी इस छोकरी का मुंह देखूंगी। समझ लूंगी जैसे और सब लड़के मर गए वैसे ये भी मर गई। तो फिर आखिर तुम क्या करने को कहती हो? क्यों नहीं उस लड़के से विवाह कर देते? उसमें क्या बुराई है? वो 2 साल में सिविल सर्विसेज पास करके आ जाएगा। केशव के पास क्या रखा है? बहुत होगा किसी दफ्तर में क्लर्क बन जाएगा। और अगर प्रेमा प्राण हत्या कर ले तो कर ले, तुम तो उसे और श्रेय देते हो। जब उसे हमारी परवाह नहीं है तो हम उसके लिए अपने नाम को क्यों कलंकित करें? प्राण हत्या करना कोई खेल नहीं है, ये सब धमकी है। मन घोड़ा है, जब तक उसे लगाम न दो पूंछ पर भी हाथ नहीं रखने देगा। जब उसके मन का ये हाल है तो कौन कहे केशव के साथ ही जिंदगी भर निभा करेगी। जिस तरह आज उससे प्रेम है उसी तरह कल दूसरे से हो सकता है। तो क्या पत्ते पर अपना मांस बिकवाना चाहते हो? लाला जी ने स्त्री को प्रश्न सूचक दृष्टि से देखकर कहा, और अगर वह कल खुद जाकर केशव से विवाह कर ले तो तुम क्या कर लोगी? फिर तुम्हारी कितनी इज्जत रह जाएगी? वह चाहे संकोचवश या हम लोगों के लिहाज से यूं ही बेटी रहे, पर यदि जिद पर कमर बांध ले हम तुम कुछ नहीं कर सकते। इस समस्या का एक भीषण अंत भी हो सकता है। ये इस वृद्धा के ध्यान में भी नहीं आया था। ये प्रश्न बम के गोले की तरह उसके मस्तक पर गिरा। एक क्षण तक वह अवाक बैठी रह गई, मानो इस आघात ने उसकी बुद्धि की धज्जियां उड़ा दी हो। फिर पराभूत होकर बोली, तुम्हें अनोखी ही कल्पनाएं सोचती हैं। मैंने तो आज तक कभी भी नहीं सुना कि किसी कुलीन कन्या ने अपनी इच्छा से विवाह किया हो। तुमने ना सुना हो, लेकिन मैंने सुना है और देखा है, और ऐसा होना बहुत संभव है। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तुम मुझे जीती न देखोगे। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होगा ही, लेकिन होना संभव है। तो जब ऐसा होना है तो इससे तो यही अच्छा है कि हम ही
इसका प्रबंध करें। जब नाक ही कट रही है तो तेज छुरी से क्यों ना कटे। कल केशव को बुलाकर देखो क्या कहता है। केशव के पिता सरकारी पेंशनर थे। मिजाज के चिड़चिड़े और कृपण, धर्म के आडंबरों में ही उनके चित्त को शांति मिलती थी। कल्पना शक्ति का अभाव था, किसी के मनोभावों का सम्मान न कर सकते थे। वे अब भी उस संसार में रहते थे जिसमें उन्होंने अपने बचपन और जवानी के दिन काटे थे। नवयुग की बढ़ती हुई लहर को वे सर्वनाश कहते थे और कम से कम अपने घर को दोनों हाथों और दोनों पैरों का जोर लगाकर उससे बचाए रखना चाहते थे। इसीलिए जब एक दिन प्रेमा के विवाह का प्रस्ताव किया तो बूढ़े पंडित जी अपने आपे में न रह सके। धुंधली आंखें फाड़कर बोले, आप भंग तो नहीं खा गए? इस तरह का संबंध और चाहे जो कुछ हो, विवाह नहीं है। मालूम होता है आपको भी नए जमाने की हवा लग गई। बूढ़े बाबूजी ने नम्रता से कहा, मैं खुद ऐसा संबंध नहीं पसंद करता। इस विषय में मेरे भी वही विचार है जो आपके हैं, पर बात ऐसी है कि मुझे विवश होकर आपकी सेवा में आना पड़ा। आजकल के लड़के और लड़के कितने स्वेच्छाचारी हो गए हैं, ये तो आप जानते ही हैं। हम बूढ़े लोगों के लिए अब अपने सिद्धांतों की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे भय है कि कहीं ये दोनों निराश होकर अपनी जान पर न खेल जाए। बूढ़े पंडित जी जमीन पर पांव पटकते हुए गरज उठे, आप क्या कहते हैं साहब? आपको शर्म नहीं आती? हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में भी कुलीन। ब्राह्मण कितने ही पतित हो गए हों, इतना मर्यादा शून्य नहीं हुए कि बनिए बक्कलों की लड़कियों से विवाह करते फिरे। जिस दिन कुलीन ब्राह्मणों में लड़कियां न रहेंगी उस दिन ये समस्या उपस्थित हो सकती है। मैं कहता हूँ आपको मुझसे ये बात कहने का साहस कैसे हुआ? बूढ़े बाबूजी जितना ही दबते थे उतना ही पंडित जी बिगड़ते थे। यहाँ तक कि लाला जी अपना अपमान ज़्यादा न सह सके और अपनी तकदीर को कोसते हुए चले गए। उसी वक्त केशव कॉलेज से आया। पंडित जी ने तुरंत उसे बुलाकर कठोर कंठ से कहा, मैंने सुना है तुमने किसी बनिए की लड़की से अपना विवाह कर लिया है। ये खबर कहाँ तक सही है? केशव ने अनजान बनकर पूछा, आपसे किसने कहा? किसी ने कहा। मैं पूछता हूँ ये बात ठीक है या नहीं? अगर ठीक है और तुमने अपनी मर्यादा को डुबाना निश्चय कर लिया है तो तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई स्थान नहीं। तुम्हें मेरी कमाई का एक धेला भी नहीं मिलता। मेरे पास जो कुछ है वो मेरी अपनी कमाई है। मुझे अख्तियार है कि मैं उसे जिसे चाहूँ दे दूँ। तुम ये अनीति करके मेरे घर में कदम नहीं रख सकते। केशव पिता के स्वभाव से परिचित था। प्रेमा से उसे प्रेम था। वह गुप्त रूप से प्रेमा से विवाह कर लेना चाहता था। बाप हमेशा तो बेटे न रहेंगे। माता के स्नेह पर उसे विश्वास था। उस प्रेम की तरंग में वह सारे कष्टों को झेलने के लिए तैयार मालूम होता था। लेकिन जैसे कोई कायर सिपाही बंदूक के सामने जाकर हिम्मत खो बैठता है और कदम पीछे हटा लेता है, वही दशा केशव की हुई। वह साधारण युवकों की तरह सिद्धांतों के लिए बड़े बड़े तर्क कर सकता था, जबान से उनमें अपनी भक्ति की दुहाई दे सकता था, लेकिन इसके लिए यातना झेलने की सामर्थ्य उसमें न थी। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा और पिता ने भी अपनी टेक रखी तो उसका कहाँ ठिकाना लगेगा? उसका जीवन ही नष्ट हो जाएगा। उसने दबी जुबान से कहा, जिसने आपसे ये कहा है बिल्कुल झूठ कहा है। पंडित जी उन्हें तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, तो ये खबर बिल्कुल गलत है? जी हाँ, बिल्कुल गलत है। तो तुम आज ही इसी वक्त उस बनिए को खत लिख दो और याद रखो कि अगर इस तरह की चर्चा फिर कभी उठी तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हो जाऊंगा। बस जाओ। केशव और कुछ न कह सका। वह यहाँ से चला तो ऐसा मालूम होता था कि पैरों में दम नहीं है। दूसरे दिन प्रेमा ने केशव के नाम यह पत्र लिखा, प्रिय केशव, तुम्हारे पूज्य पिताजी ने लाला जी के साथ जो अशिष्ट और अपमानजनक व्यवहार किया है उसका हाल सुनकर मेरे मन में बड़ी शंका उत्पन्न हो रही है। शायद उन्होंने तुम्हें भी डांट फटकार बताई होगी। इसी दशा में तुम्हारा निश्चय सुनने के लिए विकल हो रही हूँ। तुम्हारे साथ हर तरह का कष्ट झेलने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे पिताजी की संपत्ति का मोह नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ और उसी में प्रसन्न हूँ। आज शाम को यहीं आकर भोजन करो। दादा और माँ दोनों तुमसे मिलने के लिए बहुत इच्छुक है। मैं वह स्वप्न देखने में मग्न हूँ जब हम दोनों सूत्र में बन जाएंगे, जो टूटना नहीं जानता, जो बड़ी से बड़ी आपत्ति में भी अटूट रहता है। तुम्हारी प्रेमा। संध्या हो गई और इस पत्र का कोई जवाब न आया। उसकी माता बार बार पूछती थी केशव आए या नहीं। बूढ़े लाला भी द्वार की ओर आंख लगाए बैठे थे। यहाँ तक कि रात के 9 बज गए पर ना तो केशव ही आए ना उनका पत्र। प्रेमा के मन में भांति भांति के संकल्प विकल्प उठ रहे थे। कदाचित उन्हें पत्र लिखने का अवकाश न मिला होगा या आज आने की फुर्सत न मिली होगी। कल अवश्य आ जाएंगे। केशव ने पहले उसके पास जो प्रेम पत्र लिखे थे उन सबको उसने फिर पढ़ा। उनके एक एक शब्द से कितना अनुराग टपक रहा था। उनमें कितना कंपन था, कितनी विकलता, कितनी तीव्र आकांक्षा।
फिर उसे केशव के वे वाक्य याद आए जो उसने सैकड़ों ही बार कहे थे। कितनी बार वह उसके सामने रोया था। इतने प्रमाणों के होते हुए निराशा के लिए कहाँ स्थान था, मगर फिर भी सारी रात उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहा। प्रातःकाल केशव का जवाब आया। प्रेमा ने कांपते हुए हाथों से पत्र लेकर पढ़ा। पत्र हाथ से गिर गया। ऐसा जान पड़ा मानो उसकी देह का रिक्त स्थिर हो गया हो। लिखा था, मैं बड़े संकट में हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। मैंने इधर इस समस्या पर खूब ठंडे दिल से विचार किया और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि वर्तमान दशाओं में मेरे लिए पिता की आज्ञा की उपेक्षा करना दुस्साहस है। मुझे कायर न समझना, मैं स्वार्थी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने जो बाधाएं हैं उन पर विजय पाने की शक्ति मुझ में नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाओ। उस समय मैंने इन बाधाओं की कल्पना न की थी। प्रेमा ने एक लंबी गहरी जलती हुई सांस खींची और उस खत को फाड़कर फेंक दिया। उसकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी। जिस केशव को उसने अपने अंतःकरण से वर लिया था वो इतना निष्ठुर हो जाएगा, इसकी उसको रत्ती भर भी आशा न थी। ऐसा मालूम पड़ा मानो अब तक वह कोई सुनहला स्वप्न देख रही थी, पर आंख खुलने पर वह सब कुछ अदृश्य हो गया। जीवन में जब आशा की लुप्त हो गई और आशा जब टूटती है तो अब अंधकार के सिवा और क्या रहा। अपने हृदय की सारी संपत्ति लगाकर उसने एक नाव लदवाई थी, वह नाव जलमग्न हो गई। अब दूसरी नाव कौन वहां से लदवाए। अगर वह नाव टूटी है तो उसके साथ वह भी डूब जाएगी। माता ने पूछा, क्या केशव का पत्र है? प्रेमा ने भूमि की ओर ताकते हुए कहा, हाँ, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, इसके सिवा वह और क्या कहे। केशव की निष्ठुरता और बेवफाई का समाचार कहकर लज्जित होने का उसमें साहस न था। दिन भर वह घर के काम धंधों में लगी रही, मानो उसे कोई चिंता ही नहीं। रात को उसने सबको भोजन कराया, खुद भी भोजन किया और बड़ी देर हारमोनियम पर गाती रही। मगर सवेरा हुआ तो उसके कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई थी। प्रभात की सुनहरी किरणें उसके पीले मुख को जीवन की हवा प्रदान कर रही थी। मित्रों, कहानी यही समाप्त होती है। बड़ी ही करुणाप्रद और दुख भरी मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी है, जो कि जज्बातों के ऊपर लिखी गई है कि व्यक्ति अनजाने में ही ऐसे कदम उठा लेता है जिनके बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। बिना सोचे विचारे वो इस तरह के कदम उठाकर अपनी जिंदगियों को मुसीबत में डाल लेते हैं। और हमारे देश में जाति पाति पर इस प्रकार के कई तो कहानी यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और यदि कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि इस कहानी का पहला पार्ट या आपने नहीं सुना है तो उसको भी जरूर सुनिए।